हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि मैं डेली सर जो कि कुमार गौरव सर जी का हैंड रिटन जो 7 फिर वाली सीरीज है इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आज मेरा 5वीं क्लास है, ठीक है। आज धीरे धीरे मैं इसको एक पेज से स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं 50 पेज तक इसको ख़त्म कर दिया हूँ। आइए इसके आगे हम डेली क्या करते हैं कि 10 पेज ख़त्म करते हैं। डेली इसको 10 पेज इसको क्या करते हैं हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्लास को आगे आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। देखिए गाइज, हम कहाँ पे थे कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी के बारे में आप लोग को कल बता दी थी। आइए एक बार उसको हम क्या करते हैं, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, क्या है जीएसटी। जीएसटी क्या है, मतलब कर कर के बारे में बता। जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो गाइज कभी कभी पूछ देता है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर। जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। जीएसटी क्या, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति द्वारा लाया गया था। किस, तो ये बहुत बार बार पूछता है कि जीएसटी जब आए थे तो किस समिति द्वारा आए थे। तो जीएसटी हमारा विजय केलकर समिति द्वारा आई थी। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता दिए थे गाइस आप लोग को, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी काउंसिल का मतलब कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा जीएसटी काउंसिल का वित्त मंत्री कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ उसके बाद इसका संविधान संशोधन, मतलब 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जो मतलब कि किया गया आर्टिकल आता है किसमें, हमारा 279 ए में, आर्टिकल 279 ए में जीएसटी आती है, ठीक है। इसके इस सब के बारे में हम आपको बता चुके थे। तो आइए गाइज, हम क्या देखते हैं, आप क्या है महत्वपूर्ण मुद्रा, क्या महत्वपूर्ण मुद्रा ना। तो मुद्रा क्या, देखिए बांग्लादेश। तो हमें यहाँ पे ना राजधानी भी लिख देना चाहिए था, हमें खुद लिख देना चाहिए, बट हम उसको क्या केयर नहीं किए। जब जो हम लोग को याद रहेगी तो हम बताएंगे, ठीक है। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या है, ढाका टाका। क्या है, ढाका और टाका, बांग्लादेश का ढाका और टेका। फिलीपींस का क्या है, पीसो। अब राजधानी क्या, मनीला। फिलीपींस का क्या है, राजधानी मनीला है। और उसके बाद क्या है कि पीसो है, ठीक है। जापान का एन, और जापान का क्या है कि ए बी, जापान का एन, ठीक है ना। फिर म्यांमार का क्या है, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। म्यांमार के क्या है, नापीदा, नापीदा। वेनेजुला का क्या है, वेनेजुला का बोलीवर। और वेनेजुला का क्या है, राजधानी क्या है, वेनेजुला का, वेनेजु वेनेजुएला की राजधानी गाइस हमें याद नहीं आ रही, आप लोग करिएगा कमेंट, ठीक है। ईरान का तेहरान, ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी, टोमान, ठीक है। चीन का बीजिंग और रेमेनबी इसकी मुद्रा हो जाएगी, या तो यूनान इसकी मुद्रा हो जाएगी ना। ब्राज़ील का क्या हो जाएगा, ब्राज़ील का जकार्ता नहीं, ब्राज़ील का इथोपिया नहीं, हाँ ब्राज़ील का भी गाइज एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा। ब्राज़ील रियाद हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा मुद्रा। रूबल का क्या हो जाएगा, मतलब रूबल का हो जाएगा, मतलब रूस का क्या हो जाएगा, रूबल। रूस का क्या हो जाएगा, रूबल। भारत का क्या हो जाएगा भारत का क्या हो जाएगा हमारा रुपया, ठीक है ना। भारत की। और साउथ अफ्रीका का हमारा रैंड होता है। साउथ अफ्रीका की राजधानी होती है नापीदा शायद होती है, साउथ अफ्रीका की। साउथ सूडान की नापीदा, साउथ अफ्रीका की राजधानी। गाइस इसको हम लोग रख दिए अंतर, नहीं तो हम पूरे सॉल्व करा देते। रुकिए एक बार ट्राई कर रहा है। एक मिनट गाइस थोड़ा। माय गॉड। हेलो गाइस, 1 मिनट में हम क्या कहते हैं, राज्य राजधानी मुद्रा उद्रा सब इसको हम क्या कहते हैं रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बस 1 मिनट लगेगा, ठीक है गाइस। क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है गाइस, हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, हमारे क्या देश है, फिर राजधानी है, उसके बाद क्या मुद्रा एंड करेंसी है ना। तो मुद्रा एंड करेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट भी लिखा है, जो इंपॉर्टेंट देखो अल्जेरिया का इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अल्जीरियस हो जाएगी। फिर अल्जीरियस दियान हो जाएगी। फिर उसके बाद अंगोला का क्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा लुआंडा हो जाएगा। तो अंगोला का क्या हो जाएगा, लुआंडा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसकी राजधानी अंगोलिया काजा हो जाएगी। बोत्सवाना का क्या हो जाएगा, गैब्रोन हो जाएगा, इसकी राजधानी पूला हो जाएगी। बुर्किना फेसो का हो जाएगा ओगाडियो। और दक्षिण अफ्रीका की मतलब दक्षिण अफ्रीकी फ्रैंक हो जाएगी ना। उसके बाद क्या है गाइस, जो मतलब इंपॉर्टेंट लिखा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा बस, ठीक है। मिस्र का क्या हो जाएगा, कोयमा। अब मिस्र पाउंड हो जाएगा, ठीक है। इथोपिया के क्या हो जाएगा, अदिस अबाबा
इथोपिया का हो जाएगा अदिस अबाबा। फिर मैं राजधानी जब एक जगह स्ट्रेटेजी के में करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं पूरी अच्छा तरह करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बस जैसे कन्या, केन्या के क्या है, नैरोबी कन्या, किनिपाई सीलिंग होता है ना। घाना का भी पूछता है, घाना अकरा, घाना का क्या हो गया, अकरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस क्या कर हमारा लीबिया, लीबिया का बार बार इस समय पूछ रहा है, तो लीबिया का बार बार पूछा तो लीबिया का हमारा त्रिपोली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, त्रिपोली। लीबियन दिनार हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर का हो जाएगा मेडागास्कर का अ, अंतानान रियो, अंताना रियो हो जाएगा। मलागास्की अरियरी हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हमारा नाइजीरिया का हो जाएगा अजूबा हो जाएगा, नाइजीरिया का अजूबा हो जाएगा। नायरा इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगी। सेनेगल के क्या हो जाएगा, डकार हो जाएगा। सेनेगल के क्या हो जाएगा, डराक हो जाएगा डकार हो जाएगा। मोरक्को के क्या हो जाएगा, रबात हो जाएगा। मोजाम्बिक का क्या हो जाएगा, नापुतो हो जाएगा। नेबीबिया का क्या हो जाएगा विंडोक हो जाएगा, नेबीबिया का विंडोक हो जाएगा, ठीक है। सेलेस के क्या हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा। सोमालिया क्या हो जाएगा, सोमादिसु हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा विक्टोरिया केप काउंट। उसके बाद मतलब सूडान के क्या हो जाएगा, खार्तून हो जाएगा। तो गाइज देखिए हम इसको पूरे करवाएंगे स्ट्रेटिक जीके में, ऐसी बात है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग सब कुछ लेते चलें तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा हो जाएगा, तंजानिया का डोडोमा हो गया। टोगो का लोम हो जाएगा। ट्यूनिसिया का ट्यूनिस हो जाएगा, ठीक है ना। युगांडा का कंपाला हो जाएगा, कंपाला। अब इसको मुद्रा आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और जम्बिकिया का लुसाना हो जाएगा, ठीक है। जिम्बाब्वे का हरारे हो जाएगा, जिम्बाब्वे का हरारे हो जाएगा उसको देखो राजधानी मुद्रा, मुद्रा आप लोग देखिएगा इसको। अंडोरा का अंडोरा ला बेल्ला हो जाएगा। आइसलैंड का रेवाजिक हो जाएगा ना। इटली का रोम हो जाएगा। अल्बानिया का तिराना हो जाएगा, ठीक है, राजधानी। फिर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वियना, ठीक है, यूरो हो जाएगा। क्रोशिया का जाग्रेब हो जाएगा ना, कूना हो जाएगा। फिनलैंड का हेलेंसिकी, क्या, फिनलैंड के हेलेंसिकी, यूरो, यूरो। फ्रांस का भी पेरिस, उसका भी मतलब मुद्रा यूरो ना। बुल्गारिया का सोफिया, बेलारूम का मिस्क, बेल्जियम का ब्रुसेल्स ना। डेनमार्क का गाइज कोपेनहेगन, क्या है डेनमार्क का, क्या है कोपेनहेगन। नीदरलैंड का क्या है, एम्बेस्टम, एम्बेस्टर्म। नॉर्वे का है ओस्लो। पुर्तगाल का क्या है, लिस्बन। पोलैंड का क्या है, वर्सा। यूक्रेन का क्या है, क्यू, यूक्रेन का क्या है, क्यू। रूस का क्या है, मोरक्को, मास्को या मास्को। रूस का क्या है, मास्को, ठीक है। यूनान का क्या है, एथेंस ना। यूनाइटेड किंगडम का है, लंदन ना। तो मोनाको का क्या है, मोनाको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, सर्बिया का क्या है हमारा, बेलग्रेड। सर्बिया का क्या है, बेलग्रेड। स्पेन की क्या है, मैड्रिड, ठीक है। रोमानिया की क्या है, बुडारेस्ट रोमानिया की बुडारेस्ट है। सर्बिया का बेलग्रेड से, स्पेन का मैड्रिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, फिर स्विट्जरलैंड का बर्न, स्वीडन का स्कॉटहोम, हंगरी का बुडापेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन ना, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। तो गाइस ठीक है, आपको उसका क्या होगी कि कुछ नार्थ है, जैसे कि कनाडा का ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, क्यूबा का हवाना, ग्रीनलैंड का नूबकेन, क्या है, का पनामा सिटी, जमैका का किंगस्टन, हैती का प्रोस्टुपिया तो गाइस ये हो गया हमारा। तो हमें कुछ नहीं, बस हम उसको एक बार रिवाइज रिकॉल करवा दिए, ठीक है। देखिए हम लोग को जो पढ़ना है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम वो सब स्ट्रेटेजी के आप लोग को पूरे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो हमें सब देख लिया हम। अब देखिए उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या है ना, जैसे कुछ देश के उपनाम होते हैं, जैसे कि देखो सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश। तो ये हमारे पुलिस के एग्जाम में पहला वाला जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, जो री एग्जाम था, तो उसमें मेरा जो री एग्जाम था, तो री एग्ज़ाम था ना, जो री एग्ज़ाम के पहले वाला था, तो उसमें मेरा पूछा था, ठीक है ना। इसमें पूछा था कि जापान, तो सुकुमारो मतलब सूर्योदय का देश किस देश को कहते हैं, तो क्या था, जापान था। या सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नहरों का देश किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। झीलों का देश किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड किसको कहते हैं, भूटान को कहते हैं। क्या कहते हैं लैंड ऑफ थंडरवर्ल्ड किसको कहते हैं, भूटान को कहते हैं।
सुकुमारों का देश किसको कहते हैं? सूर्य मतलब कि सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबर्ड किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। अब देखिए क्या, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। क्या होगा? सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। और उसके बाद क्या, पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। नहीं कहते म्यांमार को कहते हैं पैगोडा का देश, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछता है। तो पैगोडा का देश किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। उसके बाद क्या है कि मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। तो मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। आइए गाइस प्रमुख महोत्सव देखते हैं ना, प्रमुख महोत्सव, ठीक है। प्रमुख महोत्सव हमारा क्या करा है? जैसे हारनबील, हारनबील कहाँ का? नागालैंड का। हारनबील कहाँ का? नागालैंड का। रज पर्व कहाँ का? ओडिशा का। चाप चारकुट कहाँ? मिजोरम का। मरु महोत्सव कहाँ? राजस्थान का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ? ओडिशा का। अम्बुबाजी मेला कहाँ? असम का। मकर बिलक्कू कहाँ है? केरल का। काला नमक कावल चावल कहाँ? उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर में ना। तो आप देखिए क्या है हमारा, तो हारनबील कहाँ का? हारनबील महोत्सव कहाँ है? क्या है? हारनबील, हार्नबिल कहाँ का? नागालैंड का। न हार्नबिल हमारा कहाँ है? नागालैंड का। रजपुर कहाँ? ओडिशा का। चाप चारकुड का? मिजोरम का। मरु महोत्सव कहाँ? राजस्थान का। धानु यात्रा कहाँ? ओडिशा का। अम्बुबाजी मेला कहाँ? असम का। मकर बिलक्कू कहाँ है? मकर बिलक्कू हमारा कहाँ है? केरल में। हाँ, फिर काला नमक चावल सिद्धांत कहाँ है? यूपी के सिद्धार्थ नगर के। यूपी का सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल से महोत्सव जाना जाता है, ठीक है। तो इसको देख लें। फिर देखिए गाइस तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था ना। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना की जो राजधानी है, जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर ब, राज्य बनाती है ना। तो यह जो है ना, यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बनाती है ना, राज्य बना, यह क्या है कि आंध्र, अरे यार राज्य बनाती करें कि यार आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या है? राज्य बना। जो हमारा तेलंगाना ना, तेलंगाना पूछ देगा किससे अलग होकर राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर हमारा राज्य बना। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितना? 119 है। कितना? 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा व 7 राज्यसभा की सीटें हैं ना। तेलंगाना में 17 लोकसभा व 7 राज्यसभा की सीटें हैं ना। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व क्या है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर क्या है? कासु ब्रह्मण रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान ना। अमराबाद राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या, देश की संसद का क्या है? जैसे क्या होता है नेपाल, नेपाल की संसद का है राष्ट्रीय पंचायत, क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। तो ये भी पूछ देता है। तो देश की संसद का नाम क्या है हमारा? तो देश की संसद का बात क्या है? तो नेपाल। तो नेपाल की क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की क्या है हमारा? शोरा, क्या है? अब नेपाल की क्या है हमारी? राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की क्या है? शोरा। बांग्लादेश की क्या है हमारा? जातीय पंचायत। जापान के क्या है? डाइट। इजराइल के क्या है? निसेट। स्पेन के क्या है? कोर्टेज। स्वीडन के क्या है? रिक्स डोम। फिर पाकिस्तान के क्या? मजलिस ए शोरा, बार बार पूछता है पाकिस्तान के क्या? मजलिस ए शोरा। चीन के क्या है? नेशनल पीपुल्स असेंबली। चीन के क्या है? चीन के हमारा क्या? चाइना का हमारा क्या? नेशनल पीपुल्स असेंबली, नेशनल पीपुल असेंबली, एनपीए, नेशनल पीपुल असेंबली। मालदीव के क्या है? मजलिस, क्या है? मजलिस, मजलिस। तो ना मालदीव ऐसी जगह ना, अब जाके वहाँ पे क्या घूमने की अच्छी जगह है ना। तो वहाँ पे अब जाके माज के आओ मतलब कि मजलिस। तो माजना का तो गलवा मालदीव माज के इला, तो उसी को कहते हैं मालदीव हमारे कहाँ की है? मजलिस की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। जैसे रायमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या है? रायमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ है? मनीला, कहाँ? फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में प्रदान किया जाता है ना। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को ना।
इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसे इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। तो मैं तो कहा है कि पूछेगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। मनीला की राजधानी फिलीपींस में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है ना। मनीला की राजधानी मतलब मनीला की राजधानी फिलीपींस में ना, जो कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्था स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? मनीला में। कहाँ है? मनीला में। फिर क्या है कि नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की स्टॉकहोम में दिया जाता है। गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या कहा है कि 10 दिसंबर को जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो कहाँ? स्वीडन की स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है ना। तो देखो अभी पूछेगा नोबेल पुरस्कार का मतलब कहाँ दिया जाता है? 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ना, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम 2011 की जनगणना ना। क्या है? 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कौन? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, ठीक है ना, सी चंद्रमौली। तो कौन है हमारा 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे ना। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वी सेंसस आवर फ्यूचर ना, आवर फ्यूचर नहीं, यही है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक है। शुभांकर क्या था? हाँ गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि 2011 की जनगणना के समय शुभांकर कौन था? तो प्रगणक शिक्षिका। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। तो इसको हम लिखते प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। प्रगणक शिक्षिका थी ना। तो हमारा क्या थी कि 2011 की जो जनगणना थी उसका शुभांकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका थी। क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी, ठीक है। फिर भारत में लिंगानुपात की प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पर आधारित ज्ञात किया जाता है। जैसे कि अब पूरे भारत में मतलब 1000 पुरुष है ना, तो उस पर कितनी स्त्रियाँ हैं? ये 943 है पूरे भारत में। यूपी करेगा तो ये पूरा 1000 है, तो उसमें कितना है? 912 है। बाल लिंगानुपात बोलेगा तो 1000 में कितना है? 904 है बाल लिंगानुपात यूपी का। तो वो अपना मतलब ये सब है। तो वही पूछा प्रति 1000 पर स्त्रियों की संख्या आधारित किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है हमारा? केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है, सिक्किम है, पंजाब है। तो देखो यहाँ पे गाइस देखिए हमें इसको मतलब कि इसको थोड़ा ध्यान लगे आप लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहाँ है हमारा? केरल है। केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो हमें केरल याद रखना है, कौन? केरल है ना। न्यूनतम कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का है, ठीक है ना। फिर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका लिंगानुपात कितना था? 1000 पे 184 से अधिक लोग थे। मतलब 1000 पुरुष पे 184 महिला थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र केरल राज्य जिसका लिंगानुपात क्या था ना कि इतना से अधिक था। मतलब 1000 पुरुषों पे 184 महिलाएं थी, ठीक है ना। तो उसका क्या? उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात पांडिचेरी का है। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात किसका? पांडिचेरी का भी है। 1038 महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पे, ठीक है, 1000 पुरुष पे। फिर देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या हमारा? स्टैचू ऑफ यूनिटी भाई जनगणना होगा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जनगणना होगा ना, सब कुछ एक एक चीज़ टॉपिक पढ़ाएंगे भाई, घराना सराना कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। यूपी जी के पहले मैं कराऊंगा, जो आएगा उसमें पूरे कंप्लीट कराऊंगा यूपी जी पे में। फिर मैं स्टैटिक जी के कराऊंगा, फिर स्टैटिक जी के में जो आएगा सो आएगा। मेरा मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया, मैथ का क्लास मैं शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर इस बुक को मैं ख़त्म करने वाला, इस बुक धीरे धीरे मेरा ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद मैं मतलब पुलिस मतलब कि इसके बाद मैं क्या करूँगा कि पुलिस के लिए मतलब एक मैराथन क्लास लूँगा हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी
में जियोग्राफी सबका, ठीक है ना गाइज। तो देखिए क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया जाता है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी में गुजरात का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया जाता है ना। इसका उद्घाटन सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर अक्टूबर 2000 मतलब अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था ना। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है गाइस? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? इसका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। और उसके बाद कितने हैं? 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर, 182 मीटर है, ठीक है। 182 मीटर है, ठीक है। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? राम सुधार है। तो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के कौन है? राम सुधार है। तो राम सुधार किसके हैं? किसके? हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है ना, तो यहाँ पे इसके वास्तुकार कौन है? राम सुधार है, ठीक है ना। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के केवडिया स्थान पर स्थित है। तो यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा के केवंडिया स्थान पर स्थित है ना। कहाँ? केवंडिया स्थान पर स्थित है। कॉफ़ी क्या ना, कॉफ़ी में उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील हमारा क्या है? प्रथम स्थान पे है। क्या है? प्रथम स्थान पे है ना। तो कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील हमारा क्या है? प्रथम स्थान पे है, ठीक है। प्रथम स्थान पे कॉफ़ी के उत्पाद में ब्राज़ील हमारा क्या है कि प्रथम स्थान पे है, ठीक है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है ना। तो ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है ना। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फैजेंडा कहते हैं। अब ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया घास को मैदान को क्या कहते हैं हम? डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना घास को मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना घास को मैदान को पैम्पास कहते हैं। अर्जेंटीना का पैम्पास कहते हैं ना। तो उसी तरह हमारा क्या ना कि ब्राज़ील के अमेजन नदी की घास के मैदान को हम कहते हैं सेल्वास कहते हैं ना। तो कॉफ़ी का उत्पादन का ब्राज़ील सर्वप्रथम ना। उसके बाद क्या है ना कि ब्राज़ील हो गया। फिर ये भी देख लें कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो बागान है, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखते हैं गाइस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या करा? स्कॉट होम मतलब सम्मेलन वर्ष 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा क्या है कि स्कॉट होम सम्मेलन वर्ष 1972 में। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो क्या हमारा स्कॉट होम सम्मेलन वर्ष 1972 में, इस सम्मेलन को पर्यावरण का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है ना। क्या लिया जाता है? पर्यावरणीय मुद्दों पर, पर्यावरण के बारे में जितने भी मुद्दे उसके बारे में क्या किया जाता है? हमारा निर्णय लिया जाता है किसके? यस, स्कॉट होम सम्मेलन में। स्कॉट होम सम्मेलन 1972 के तहत। रियो सम्मेलन 1992 में। रियो सम्मेलन में क्या होता है ना, देखिए यह पृथ्वी सम्मेलन था। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जनेरो में संपन्न हुआ था ना। तो हमारा क्या, यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जनेवा में संपन्न हुआ था ना। रियो सम्मेलन 1992। तो यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राजील के रियो डी जनेवा में संपन्न हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल देखो जो ये क्या है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा ना ग्रीन हाउस संरक्षण के लिए किसके दौर है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। कब आया था? 1997 में। तो ये क्या होता है? जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रख गया था इसमें। तो क्योटो बार बार पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हमारा क्या है ना। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन क्या है हमारा, क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हमारा क्या है ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हमारा क्या है? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान के क्योटो शहर में हुआ है। यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में ना। फिर देखिए क्या नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन वर्ष 2010 में। क्या है? नागोया ना, नागोया प्रोटोकॉल। क्या है? नागोया प्रोटोकॉल
काल, नगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन 2010 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जापान के नागोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुई इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए ना। जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए ना। फिर देखिए क्या करा हमारा निम्न संगठन व उनका मुख्यालय, क्या करा है, निम्न संगठन या उसका मुख्यालय ना। तो संगठन जैसे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में, कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है हमारा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ना। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन ना। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ हमारा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में ना। नाटो का कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो नाटो का क्या है, ब्रुसेल्स में ना। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में ना। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद आईएलओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये तीनों हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। हमें तो याद तो पूरे करना, सब इंपॉर्टेंट है, सब याद है, सब याद होना चाहिए आप लोग को। देखो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड, आईएलओ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या करा गाइज कि ओलंपिक खेल के बारे में देख लेते हैं हमारा। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1996 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1996 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी, ठीक है ना। तो प्रश्न तो गाइज जीके जीएस है, तो कहीं से भी प्रश्न बना के पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पूछेगा, तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है कि सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो जो आए वो भी, जो ना आए वो भी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग होपलेस ना हो पाए कि हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग होपलेस हो गए तो हम लोग से एग्जाम नहीं निकलेगा। हम लोग को अपने अंदर क्या है कि कॉन्फिडेंस, एक विश्वास होना चाहिए कि हमने पढ़ के किया, हम कर लेंगे ना। फिर क्या है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1996 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी ना। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा क्या होता है, करवाया जाता है। इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को सखोन थाईलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड का मुख्यालय है, ठीक है, ओलंपिक का। अब देखिए गाइज ओलंपिक के बारे में जो कि क्या संस्करण है, स्थान है, वर्ष है। तो पहला संस्करण एथेंस में हुआ था, कब हुआ था, 1896 में। कब हुआ था, 1896 में पहला संस्करण जो हुआ था हमारा। तो हमारा क्या हुआ, एथेंस में 1896 में। 31वां संस्करण हुआ था रियो डी जनेवा 2016 में। 32वां हुआ था टोक्यो जापान 2020 में। 33वां हुआ था रियो फ्रांस 2024 में। 34वां हुआ था लॉस एंजिल्स 2028 में। फिर उसका 35वां का हुआ था ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। देखिएगा क्या बजट, बजट क्या है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान ने किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द का जो कि उल्लेख है ना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 का उल्लेख है। संविधान में ना जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, वो अनुच्छेद 112 में है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। षणमुखम सेठी, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट न तो षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना। फिर सर्वाधिक बार बजट मतलब मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है, हमारे मोरारजी देसाई है। गोज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोरारजी, ठीक है, देसाई ना। तो सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना। बजट एक धन विधेयक है, क्या है, बजट एक क्या है, धन विधेयक है ना। संविधान में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान आर्टिकल 109 में है ना।
धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 109 में है। और उसके बाद क्या है ना कि धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दिया गया है ना। तो मतलब कि धन विधेयक यहाँ पे देखिए गाइस क्या है कि धन विधेयक के संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख की बात करेगा। धन विधेयक संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख हमारा 109 में है, क्या 109 में है। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा की बात करेगा कि धन विधेयक की परिभाषा 110 में आर्टिकल नंबर। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संयुक्त बैठक पर प्रावधान 108 में है। संयुक्त बैठक अगर लाना है ना ज्वाइंट सीटिंग, तो ज्वाइंट सीटिंग क्या है, तो ज्वाइंट सीटिंग हमें ना किस पे ज्वाइंट सीटिंग की क्या है 108 में, आर्टिकल ना अनुच्छेद 108 में, ठीक है। फिर कहा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। देखो ज्वाइंट सीटिंग ना, ज्वाइंट सीटिंग जो है हमारी ज्वाइंट सीटिंग, तो ज्वाइंट सीटिंग हमारा बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ना। कौन बुलाता है कौन, हमें प्रेसिडेंट बुलाता है ना। ज्वाइंट सीटिंग की बैठक कौन कराता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ना। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। फिर देखो रेड क्रॉस संस्था, रेड क्रॉस संस्था क्या होती है कि मतलब कि संस्था 1863 में हेनरी क्यूंडेंस ने की थी। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। भारत की स्थापना वर्ष 1920 में ना। फिर मुख्यालय का जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड है ना। इसको 3 बार मतलब 1917, 1963 में, 1944 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1901 में शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी क्यूंडेंस थे। तो गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1901 में शांति का, किसमें, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, हेनरी कैवेंडिश थे। कौन है, हेनरी कैवेंडिश थे, ठीक है ना। गाइस प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है। देखिए मृच्छकटिकम कौन, देखिए पहले आपको बता दें, मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ना। बुद्ध चरितम अश्व घोष, देखिएगा लाइफ डिवाइन किसकी है, अरविंद घोष। अब बुद्ध चरितम किसकी है, बुद्ध चरितम किसकी है, अश्व घोष ना। तो मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की ना। तो मृच्छकटिकम किसकी, हमारी शूद्रक की है। और लाइफ डिवाइन किसकी, अरविंद घोष की है। बुद्ध चरितम किसकी, अश्व घोष की है। कादम्बरी किसकी है, बाल भट्ट की है। अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का। अष्टाध्यायी पाणिनि। बीजक कबीरदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इंडिका मेगस्थनी। पद्मावती मलक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो हमारे देखो मृच्छकटिका शूद्रक, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बुद्ध चरितम अश्व घोष, कादम्बरी बाल भट्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, बीजक कबीरदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंडिका मेगस्थनीज, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। तो क्या हमारा इंडिका ही क्या है, अष्टाध्यायी पाणिनि हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य हो गया, और सब कुछ ही आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बुक है, बहुत बार बार यहाँ से प्रश्न कभी कभी मतलब पूछ देता है, ठीक है। देखिएगा क्या कि लैंड वॉक टू फ्रीडम, लैंड वॉक टू फ्रीडम किसके, नेल्सन मंडेला की है ना। किनकी है, नेल्सन मंडेला की ना। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ना। तो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी, नेल्सन मंडेला की है। किसकी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके, नेल्सन मंडेला की। मिड नाइट चिल्ड्रन किसके, सलमान रुश्दी की। क्या मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की। मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी, सलमान रुश्दी की। द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की। द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है, अरुंधति राय की ना। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अरुंधति राय की। एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। क्या है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी, शशि थरूर की। व्हाइट टाइगर क्या है, अरविंद अडिगा की। व्हाइट टाइगर किसकी, अरविंद अडिगा की ना। एन ए फ्री स्टेट बी एस नायपाल की ना। एन ए फ्री स्टेट किसकी है, बी एस नायपाल की। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। डिवाइन कॉमेडी क्या है, दाते की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है ना। गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की ना। फिर कामसूत्र किसकी, वत्सायन की ना। गीत गोविंद जयदेव की। यंग इंडिया महात्मा गांधी की। विनय पत्रिका तुलसीदास की।
तो हमें एक बार और देखना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, एंड इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है ना। एंड इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। एक और एक इनकी है यार, वो तो है वही ईराबाई, इससे भी इसी से ही संबंध है। वाइट टाइगर के अरविंद अडिगा की है। फिर उसके बाद इन ए फ्री स्टेट वी.एस. न्यायपाल की है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। डिवाइन कॉमेडी किसकी है, दाते की है। पृथ्वीराज रासो क्या, चंद्र वरदाई की है। गीतांजलि क्या, रविंद्रनाथ टैगोर की है। कामसूत्र क्या, वह तो सायन की है। गोत गोविंद किसकी है, गीत गोविंद किसके, जयदेव की है। यंग इंडिया किसके, महात्मा गांधी की है। विनय पत्रिका किसके, तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किसके, तुलसीदास की है। ठीक है। ओलंपिक प्रतीक ना, ओलंपिक में देखो प्रतीक होता है ना, जैसे कि ये क्या प्रतीक है, ये पांच। तो पूछता है कि ओलंपिक प्रतीक में कितने रिंग होते हैं, तो ओलंपिक प्रतीक में कितने रिंग होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, कितने, 5 होते हैं। हमें आप इसको याद रखना है ना। तो ओलंपिक प्रतीक होता है, तो ओलंपिक प्रतीक में 5 रिंग चक्र वाले महाद्वीप होता है। ये टेस्ट में पूछ भी दिया था कि चक्र में, ओलंपिक प्रतीक में 5 मतलब कि चक्रों, 5 रंगीन चक्र होते हैं। देखो पहले नीला जो होता है ना, यूरोप को दर्शाता है, नीला यूरोप को, ठीक है। एशिया पीला को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, अफ्रीका वाले लोग काले होते हैं तो इसलिए काले को दर्शाता है। यूरोप वाले नीले, इसे याद रखो कि, लेकिन तो ये तो फिक्स है। तो ठीक है, तो यूरोप वाला नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को, यूएस से ना। तो लाल हमारा किसको दर्शाता है, अमेरिका को। तो गाइस देखिए हमारा नीला किसको दर्शाता है, हमारा यूरोप को, नीला यूरोप को, पीला एशिया को, नीला किसको दर्शाता है, यूरोप को, पीला किसको दर्शाता है, एशिया को, काला किसको दर्शाता है, अफ्रीका को, और उसके बाद हरा किसको दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को, लाल किसका दर्शाता है, अमेरिका को, ठीक है। फिर देखिए इसको हमें याद रखना है गाइस, ठीक है। फिर ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में एंटवर्सा बेल्जियम ओलंपिक में हुआ था। तो ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम उपयोग 1920 में एंटवर्स बेल्जियम ओलंपिक खेल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है ना, देखो बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन क्या हमारा, बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है, ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है, कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। तो बिटकॉइन हमारा क्या है ना, कंप्यूटर मतलब कि एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। तो ये हमारा कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो जापान ने किया था। तासो सातोशी नाकामोतो जापान ने किया था ना। फिर कहा था कि अब सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया था सर्वप्रथम। कौन, सल्वाडोर ने। अवमूल्यन कौन है, अवमूल्यन, ठीक है ना, कौन है, अवमूल्यन। अब अवमूल्यन देखते हैं, हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है ना। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना क्या होता है, हमारा अवमूल्यन कहलाता है ना। तो हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है ना। अवमूल्यन का प्रयोग क्या होता है, निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। अवमूल्यन क्या होता है, निर्यात क्या सस्ता होता है, आयात क्या होता है, महंगा होता है ना। भारत में अवमूल्यन वर्ष 1994, 1966 में, 1991 में 2 बार हुआ था ना। तो इसको आप लोग थोड़ा कम भी ध्यान रखेंगे तो मतलब चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या है, पढ़ना तो जरूरी है ना, थोड़ा बहुत भी याद हो जाएगा, उससे कि एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक का मतलब कि क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं ना। तो क्या हमारा द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना। बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, क्या हमारा बैंक ऑफ कोलकाता 1800 मतलब कि 6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 को, वर्ष 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया था। देखिएगा क्या करा है, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को एक करके इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया था।
ना। अब बाद में इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक बना दिया गया, ठीक है ना। तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिए तीन बैंकों को, तो कभी कभी पूछता है प्रश्न कि इंपीरियल बैंक को कि कितने बैंकों को विलय करके बनाया गया था, तो तीन बैंकों को विलय करके बनाया गया था। कौन? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था। फिर जस्ट आगे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अब देखिए, एक तो खुद भाई, अब देखो यहाँ पे एक तो एक इसको मिला, एक थे कौन, बैंक ऑफ कोलकाता, अब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीन गो से मिल के बेचारा इंपीरियल बैंक बना। इंपीरियल बैंक बना। अब बाद में किसको क्या किया गया कि बाद में इसको 1 जुलाई 1955 को इसको एसबीआई बना दिया गया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना गया, ठीक है ना। एसबीआई का निर्माण किया गया। एसबीआई का अध्यय वाक्य क्या था? शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या है कि शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है ना। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नरीमन पॉइंट है मुंबई में। क्या है एसबीआई का ध्येय वाक्य क्या है कि शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। एसबीआई का मुख्यालय क्या है? नरीमन नरीमन पॉइंट में। कहाँ है? नरीमन पॉइंट मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं यार इसको, एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रिसर्च डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड की स्थापना है, ठीक है ना। नाबार्ड की, ऐसे ऑप्शन में आएगा तो फिर तो सही हो जाएगा, लेकिन बात है नाबार्ड की स्थापना हुई थी हमारा 12 जुलाई 1882 में। 12 जुलाई 1982 को हुआ था, सॉरी गाइज, नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक ना। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो किस समिति पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर ना। मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? साजी केवी। तो मार्ट में अध्यक्ष नाबार्ड के कौन है? साजी केवी। तो ये जब बुक आए थे तो उस समय साजी केवी थे, अभी तो हमें भी नहीं मालूम, अभी हम देखे नहीं हैं। उस समय साजी केवी ही थे, हो सके अभी भी वो हो गए, लेकिन तो अभी बदल गए होंगे, ठीक है। अभी मेरे पास नेट नहीं, तो मैं पता कर लेता। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं देखना हमें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी मतलब 12 जुलाई 1982 में। पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस लिए हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 की। नाबार्ड की किस लिए? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो कृषि के लिए जाना ना, एग्रीकल्चर के लिए। फिर किस समिति पर की गई थी? तो कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किस समिति पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष के थे साजी के भी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस देखिए, ठीक है। आरबीआई क्या हमारा? आरबीआई जिसको बोलते हैं, आरबीआई हो गया ना। आरबीआई हमारा देखिए ना, आरबीआई हो गया। आरबीआई की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना आप लोग को पीछे ही बताइए। नाबार्ड की स्थापना हमारा 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक है। शिवरामन समिति पर, ठीक है, शिवरमन समिति पर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? गाइज आरबीआई नहीं है, आरआरबी है ना। क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी ना। तो लेकिन ये हमारा क्या आरआरबी है। आरआरबी क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। हम भी करें कि 1975 1935 में स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। तो देखो ये क्या है ना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार के 50%, प्रायोजक बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, प्रयोजक में बैंक की 35% और राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला है। तो इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला है ना। फिर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई। तो आरबीआई क्या है कि आरबीआई क्या होता है हमारा ना कि
क्या होता है हमारा, देखिए आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। आरआरबी था ऊपर, ठीक है गाइज। तो यहाँ था आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के तहत कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। फिर क्या कार्यकाल कितना होता है? आरंभ में कोलकाता और बाद में 1937 में मुंबई में। तो भारतीय आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत कार्यकाल को होता है आरंभ में कोलकाता, बाद में 1937 से मुंबई में ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑर्मोन ऑसबॉर्न स्मिथ थे ना। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछता है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? और ओसबोर्न स्मिथ थे ना। फिर आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे ना। फिर देखिए वर्तमान गवर्नर कौन है इस समय? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 26वें है, कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है ना। फिर क्या कि लोगों को क्या, एक बाढ़ व ताड़ का पेड़, लोगो इसका क्या था कि एक बाग व ताड़ का पेड़ इसका लोगो था ना। फिर देखिएगा इसका मेक इन इंडिया पहल, मेक इन इंडिया पहल के बारे में देखते हैं ना। कुछ योजना है जैसे मेक इन इंडिया योजना, व मेक इन इंडिया पहल शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। तो कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को की गई थी ना। उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीयक क्षेत्र का विकास करना। देखिए तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है? जैसे कृषि उर्षि के बारे में आता है, कृषि करना। और उसके बाद क्या है? प्रकृति के साधन के बारे में जितने भी आएगा चीज़ ना, तो वो सब हमारा किस में? प्राथमिक में आएगा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा उद्योग प्रदान करना, तो उद्योग प्रदान करना तो हमारा किस में? द्वितीयक क्षेत्र में। तो वही उद्योग प्रदान करना दूसर की बात। तीसर की मतलब सेवा प्रदान करना, जैसे हॉस्पिटल, बैंक वैंक हो गया, सेवा करना। पर जैसे टीचर किसी को पढ़ा रहा तो वो क्या सेवा दे रहा है, तो हमारा सब तीसरकी में। तो क्या हो जाए? तो ये हमारा क्या ना, द्वितीयक क्षेत्र का विकास करने के लिए हमारा मेक इन इंडिया प्रबल आया था ना, उद्योगों के बारे में। फिर क्या कि 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। फिर गाइज क्या कि जन धन योजना, तो हमें जन धन योजना क्या शुरुआत 28 अगस्त 2014 को कहाँ हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है। ध्येय क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। जन धन योजना है ना। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। जन धन योजना की देखिए गाइज, पहले तो योजना की शुरुआत मतलब कि लगभग जितनी हुई योजना की शुरुआत है सबको, तो मोदी जी आए हैं 2014 से, तो 2014 से हुई है। तो मेक इन इंडिया पहल पहले लाए थे भारत पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीयक क्षेत्र पर। फिर आए, फिर जन धन योजना लेके आए। तो यह विश्व की सबसे बड़ी द्वितीयक समावेशी योजना है। इसका ध्येय क्या था? हमारा खाता भाग्य विधाता, मेरा मेरा खाता भाग्य विधाता। उसके बाद उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, ये जब 8 नवंबर 2016 को भी नोटबंदी की गई थी। 8 अक्टूबर कि नवंबर में था 2016 को नोटबंदी की गई थी, ठीक है। तो उसी समय हमारा 1 मई 2016 को क्या था? उज्ज्वला योजना। तो नोटबंदी ऐसे देखो कि नोटबंदी 2016 में हुई, तो नोटबंदी तो सभी कारखाने सभी खराब खराब है, जितने भी वो सब मतलब जो मतलब कि सब थे वो सब हट गए, मतलब नया उज्ज्वल हो गया। तो वहाँ पे उज्ज्वला योजना तब आई, मतलब 1 मई 2016 को। उसके बाद गाइस क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारा ना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आई थी। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या है कि हम 61 पेज नंबर पे आ गए, जो कि 60 पेज नंबर 50 से 60 पेज तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और हम योजना के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को हम क्या करते हैं? विराम देते हैं। मेक इन इंडिया कब आई थी? 25 सितंबर 2014 को। और उसके बाद जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, 14 दूना के 28, 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना कब आई थी? जब नोटबंदी तो 2016 में, तो 1 मई 2016 में आई थी ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी पानीपत हरियाणा से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 22 जनवरी 2015 से की गई थी पानीपत हरियाणा से ना। तो गाइज यहाँ से हम इसको छोड़ते, फिर प्रधान कृषि योजना, फिर मिशन इंद्रधनुष, फिर ये सब ना योजना कल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कल इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है।
70 तक देखेंगे। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।